हम लोग पढ़ेंगे MPS E001। इसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, यहाँ भारत के विश्व दृष्टिकोण से विकास का मतलब है कि भारत का जो नज़रिया था विश्व को लेकर, वो किस प्रकार किन बदलावों से गुजरते हुए अब कहाँ तक पहुँचा है, इस चीज़ का अध्ययन है हमारा पहले चैप्टर में। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 1947 ईस्वी में से लेकर 1991 ईस्वी तक भारत एक क्या था, क्लोज इकोनॉमी था। लेकिन 1991 के बाद नई आर्थिक नीति हमने अपनाई और अब इसी हम वर्तमान तक क्या है, एक ओपन इकोनॉमी है। और लगातार क्या है, चीज़ों को विदेशी कंपनियों का अनेक क्षेत्रों में, जैसे देखिए स्पेस के क्षेत्र में पहले निजी को नहीं दिया गया था, धीरे धीरे निजी कंपनियों को क्या किया गया, स्पेस में मौका दिया गया। परिणाम क्या हुआ कि अभी हाल ही में भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने जो एक रॉकेट बनाया है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया है। हाल ही में एक दूसरी प्राइवेट कंपनी ने जो है लॉन्च पैड बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में कई प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाना शुरू कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है, तो इसी में क्या हुआ कि कुछ विदेशी कंपनियों को भी भारत में जो है FDI बढ़ा दी गई है। कई विषयों में जैसे FDI थी नहीं, किसी में 49% थी, तो उसको 75 कर दिया गया। जिसमें 75 था उसमें उसको 100 कर दिया गया। तो इस तरीके से क्या है, तो अगर इकोनॉमी में बात करें तो हम देख सकते हैं। साथ ही केवल इसको इसी संदर्भ में नहीं समझना है, इसके अतिरिक्त हम इसे और किस तरीके से देख सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त हम इसको देख सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था। जैसे कोई पीरियड होता है जिसमें हम रूस के साथ थे, कई बार हम अमेरिका के साथ भी होते हैं, हाँ, कई बार किसी देश का साथ देते हैं, कई बार हम किसी देश का साथ नहीं देते हैं कूटनीतिक तौर पे। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, ये हमारे विश्व के प्रति दृष्टिकोण के विकास से रिलेटेड टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसके में आगे क्या कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। अब शुरू होता है प्रस्तावना में है, इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है। तो लिखा है कि इस इकाई का मुख्य उद्देश्य इस बात का विश्लेषण करना है कि भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं दार्शनिक परंपरा तथा स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों ने स्वतंत्रता पश्चात इसके विश्व दृष्टिकोण के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया का इतिहास है, इंडिया का, भारत का इतिहास, पहली चीज है कि भारत का इतिहास भारत की दार्शनिक परंपरा, ठीक है, भारत की दार्शनिक परंपरा, भारत की संस्कृति, ठीक है, भारत के समाज, और जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन रहा, ठीक है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव रहा है भारत के वैश्विक दृष्टिकोण पर, यानी भारत के इतिहास का क्या प्रभाव रहा है, भारत के दार्शनिक परंपरा का क्या प्रभाव रहा है, भारत की संस्कृति का क्या प्रभाव रहता है, भारत के समाज का क्या प्रभाव रहता है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव रहता है। तो देखिए, दुनिया के प्रत्येक देश में ये चीज़ें होती हैं कि जब जो देश जिस स्थिति में है उसके लिए उसकी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, और ये किसी देश या किसी
संगठन समाज पे ही लागू नहीं बल्कि एक व्यक्ति पर भी लागू होता है कि एक व्यक्ति को जिस प्रकार की परिस्थितियाँ मिलेगी हैं, तो उन परिस्थितियों का प्रभाव उस पर होगा। उस व्यक्ति का इतिहास की अगर बात करें तो उसके घर का बैकग्राउंड कैसा है, इसका वो प्रभाव पड़ेगा। उसके घर के लोगों का सोच विचार कैसा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। उसके घर के लोगों का रहन सहन बोल चाल इस क्या है, हैं, उस किस सोसाइटी में वो पल के बड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों का, और साथ ही उसे किस तरीके की चीज़ें सिखाई आदि गई हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी देश पर भी वहाँ के इतिहास, वहाँ की दार्शनिक परंपरा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज और वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। तो हमको बस इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन चीज़ों से भारत की जो क्या हुई वैश्विक दृष्टिकोण था वो किस प्रकार प्रभावित हुआ। तो देखिए 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अगर हम इस परिस्थिति को देखें तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और हमारे प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित नेहरू। ठीक है, तो जो पंडित नेहरू थे इन्होंने ही भारत की जो प्रारंभिक दिनों की विश्व के प्रति दृष्टिकोण था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? नेहरू के द्वारा। ठीक है, और देखिए जो भारत है ना वो एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता रहा है, बहुत ही प्राचीन, यानी जो हम सिंधु घाटी सभ्यता को जो देखते हैं तो तब से लेकर आज तक हमारा जो इतिहास रहा है तो इन सब का प्रभाव जो है हमारे वर्तमान पे पड़ता है। देखिए दो चीज़ें कह रहा है कि भारत का जो दृष्टिकोण है उसके दो पक्ष हैं। एक तो शांति का रचनात्मक पक्ष, यानी शांति, वैश्विक शांति की बात भारत करता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करता है? राष्ट्रों के बीच अधिकतम सहयोग की बात करता है। तो शांति और सहयोग पर आधारित विश्व की स्थापना पर भारत ने क्या दिया है? बल दिया है। कि देखिए हाल ही में देखिए अभी क्या है कि वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है और देखते हैं कि अनेक वैश्विक मंचों पर भारत आज रूस के विरुद्ध मतदान क्यों नहीं करता है? अमेरिका से इतना जो है हमारा संबंध बेहतर होते हुए भी रूस के विरुद्ध नहीं करता है। इसका क्या कारण है? कि ऐतिहासिक रूप से हमारा वो क्या है, एक ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है रूस के साथ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को और हमारा इतिहास और हमारी जो संस्कृति नहीं कहेंगे, जो हमारी मतलब उनके साथ जो दोस्ती रही है प्रारंभ से ही, इतिहास से ही, मतलब स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार वैश्विक मंचों पर रूस ने भारत का साथ दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आज भी उसको प्रभावित कर रहा है। तो जो हमने पढ़ा था कि हम देखेंगे किस प्रकार से किसी देश का इतिहास उसके दृष्टिकोण को किस तरीके से प्रभावित करता है, तो उसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरी चीज़, किस तरीके से हमने भारत शांति स्थापित करने के लिए, देखिए जब हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन जो है, शंघाई सहयोग संगठन जो नाम है, हाँ, तो इसका हाल ही में बैठक हुआ था। तो इसमें रूस और भारत के नेता, यानी रूस के पुतिन जी और भारत के कौन, नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसमें पुतिन के समक्ष मोदी ने ये कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है, जिसकी विश्व भर के नेताओं ने, यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन साहब, और पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन आदि ने भारत का बहुत तारीफ किया था, मोदी की बहुत तारीफ की थी कि मतलब भारत ऐसा देश है कि रूस के साथ आंख से आंख मिलाकर जो है क्या कर सकता है, युद्ध के रोकने के संबंध में जो बात कर सकता है। तो ये भारत की एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज भारत को सुना जा रहा है, भारत को समझा जा रहा है, इस बात को क्या करता है, संकेत, इस तरफ संकेत करता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये कहानी है, बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है, ये सब बुक्स में दिया नहीं है, लेकिन इस सब चीज़ों से आप जब आंसर लिखते हैं तो आप रिलेट कर पाते हैं वर्तमान के मुद्दों से। जब आप किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती है। उसके लिए फिर आपको अलग से कोई किसी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो देखिए क्या है कि भारत हर वक्त क्या करता है, शांति की बात करता है और सहयोग की बात करता है। अब सहयोग की बात देखिए, भारत ने क्या किया है, जितने जो इसके भारत के सहयोगी देश हैं, उन लोगों के साथ कई प्रकार से, जैसे देखिए हम बांग्लादेश को देख लीजिए, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, हाँ, ऐसे कई देशों के मतलब जो सेना है उसको ट्रेनिंग देता है, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं उसको ट्रेनिंग देता है। हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे काम करते हैं, सहयोग करते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ। सॉफ्ट डिप्लोमेसी में जैसे देखिए हमारा इसरो है, जो हमारे पड़ोसी देशों से काफ़ी मजबूत है इसरो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आसपास के जो हमारे देश हैं उसको हम सैटेलाइट व्यवस्था से जुड़ी चीज़ें, मौसम की जानकारी है, अन्य कई चीज़ें उसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो इन तरीक़ों से हम क्या करते हैं, सहयोग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भारत लगभग विश्व के सभी बड़े संगठनों से जुड़ा है, चाहे बात G20 की हो, चाहे बात यूएनओ की हो, चाहे बात आसियान की हो, चाहे बात सार्क की हो, चाहे बात संघाई सहयोग संगठन की हो, चाहे बात हर जगह। अगर कहीं कुछ चीज़ों का अगर वो नहीं बन पाया है मेंबर, तो वहाँ पे वो उसको इनवाइट किया जाता है सुनने के लिए, उस भारत का क्या स्टैंड है उसको जानने के लिए किसी विषय पे। तो आज वैश्विक स्तर पर भारत को क्या मिल रही है, जो एक पोजीशन प्राप्त हुआ है, वो हमारे इतिहास की देन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने क्या किया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष दो चीज़ें थी। एक तरफ तो अमेरिका था, एक तरफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। और ये दुनिया दो धुरों में बटी हुई थी, ठीक है। इसे फर्स्ट वर्ल्ड और इसे सेकेंड वर्ल्ड कहा जा रहा था। और ये दोनों ही महाशक्तियाँ चाहती थी कि भारत उनके खेमे में शामिल हो जाए। अमेरिका चाहता था भारत मेरे साथ है, और यूएसएसआर चाहता था भारत मेरे साथ है। लेकिन भारत क्या है, किसी के विरुद्ध होना भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास का हिस्सा नहीं रहा था। तो यहाँ पे नेहरू जी ने विश्व के कुछ और मिस्र आदि के नेताओं के साथ मिलकर एक अलग रास्ता चुना, जिसे गुटनिरपेक्ष के नाम से जाना गया। गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है क्या, गुट मतलब जो दो गुट था, ये गुट एक गुट दो, और निरपेक्ष का मतलब उससे अलग होना। दो वर्ड है गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का भारत ने फैसला लिया, जिसका लाभ भारत को आज भी मिलता है। आज भारत वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश है जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ जिसके बेहतर संबंध है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नेहरू की दूरदृष्टि थी, यहाँ पे कहते हैं कि दूरदर्शिता का परिणाम था कि भारत ने जो है गुटनिरपेक्षता चुनी, और जिसका लाभ आज भी भारत को प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर नेहरू द्वारा कुछ और गलतियां की गई थी, हालांकि उसकी चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल भारत के आदर्शों की, मूल्यों की। इसके बाद चीन के साथ हमने एक समझौता किया था इसी दौरान, जिसका नाम था पंचशील, ठीक है। पंचशील के तहत हमने वैश्विक स्तर पर, आज पंचशील को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। गुटनिरपेक्ष देशों का जो नाम संगठन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो दुनिया में यूएनओ के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें भारत ने जो इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पंचशील को विश्व के लगभग सभी बड़े देशों ने उसको समर्थन दिया है या उसको अपनाया है पंचशील को। पंचशील में ऐसी चीज़ें थी कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सीमा में मतलब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को आपसी सहयोग बढ़ावा देंगे, आदि चीज़ें थी। तो इस तरीके के जो हमने दुनिया को क्या दिया, ऐसे आदर्श और मूल्य प्रदान किए भारत ने, ठीक है। तो ये सब कहाँ से सीखा हमने, हमारी संस्कृति जो थी क्या कहती थी, प्रारंभ से ही ग्लोबलाइजेशन
दुनिया ने कब सुना? 1980-90 के दशक में, ठीक है। यानी 1990 के आसपास, 1980-90 के आसपास से लोगों ने ग्लोबलाइजेशन कहा, ठीक है। और हमारे सभ्यता में प्रारंभ में ही, शुरुआत मतलब क्या कहते हैं, वेद आदि में ही किस चीज़ का क्या कहा गया है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व जो क्या है, हमारा परिवार है। तो ये तो भारतीय संस्कृति को उस तरीके से प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया। नहीं तो भारत तो प्रारंभ से ही, जो जिस ग्लोबलाइजेशन की बात ये लोग आज कर रहे थे, भारत ने वर्षों पहले वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है कि क्या है नेक्स्ट हेडिंग, देखिए कि परंपरागत मूल्यों का स्रोत। परंपरागत मूल्यों का स्रोत, कहने का मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उसका स्रोत क्या रहा है। तो देखिए, स्रोत के बारे में यदि बात करें तो जो हमारे वेद हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, 18 पुराण हैं, कई दंत कथाएँ हैं, कई सारे जो है पुस्तकें हैं जिसमें क्या किया गया है, जिसमें जो हमारे सामाजिक मूल्यों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिसे हम आज उन चीज़ों से क्या कर सकते हैं, हम अपने परंपरागत जो हमारे मूल्य है उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, ठीक है। और आज हम दुनिया भर में इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं। समय के साथ कई बड़े विद्वान हुए, भारत की धरती पर जन्म लिए। इसमें क्या, कौन कौन? विवेकानंद, टैगोर, तिलक, अरविंद, गांधी, नेहरू जैसे आधुनिक भारत के चिंतक जो काफ़ी हद तक प्राचीन भारतीय चिंतन से प्रभावित थे, हैं। स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्माण में उनका चिंतन को प्रभावित किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर आगे भी जो, देखिए जैसे हमने पहले बात किया कि शुरुआत में हमारे पास क्या था, पराशर ऋषि, चाहे उन लोगों से रचित ग्रंथ था, धर्मशास्त्र था, बौद्ध ग्रंथ था, जैन ग्रंथ था, ठीक है, अन्य मूल्य थे, जितनी भी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे अगर कुछ कुछ चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ तो वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, बाद में एडिटिंग करके। तो देखिए, तो जो प्रारंभ में हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन थे, वेद था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या था, पुराण था, मुख्य देखें महाकाव्य थे, महाकाव्य में रामायण महाभारत आता है, ठीक है, महाकाव्य था, और विभिन्न पुस्तकें थी, ठीक है, कई चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ। और वर्तमान के जो लेखक थे, चाहे वो टैगोर हो, तिलक हो, गांधी हो, हैं, इन सभी के विचारों पर भी इसका प्रभाव व्यापक तौर से था। तो इस तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार जो है, जो हमारे आज जो हमने मूल्य अपनाया है, जिन मूल्यों को हमने धारण किया है, वो मूल्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वेद, पुराण और महाकाव्यों से। तो उनका आधार वही है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन से परंपरागत मूल्य हैं, ठीक है, जो हमारे वैश्विक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे मुख्यतः 5 ऐसे दृष्टिकोण हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है वो क्या है, मध्य मार्ग का महत्व। तो इससे पहले कि हम किताब में इस संबंध में क्या चीज़ें दी गई हैं, उससे पहले थोड़ा सा जनरल चीज़ों को हम समझते हैं कि मध्य मार्ग का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, मध्य मार्ग जीवन में कहा जाता है कि इंसान को हमेशा मध्य मार्गी होना चाहिए, यानी हमेशा एक जो, जैसे देखिए व्यक्ति क्या है कि हमेशा देखिए 2 चीज़ें होती हैं, और 2 हमारे पास ए और बी 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, और हमें इस तरीके से इसका चुनाव करना होता है ना कि हम दोनों चीज़ों का ख्याल रख सकें। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसे होते हैं कि भाई अगर आपकी माँ है और आपकी पत्नी है,
ठीक है, अगर दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तब यहाँ पे इंसान क्या करेगा? तो ऐसे जगहों पर भी मध्यमार्गी व्यक्ति को होना चाहिए। तो मध्य मार्ग से रिलेटेड बस यही है कि जीवन में कहीं जब भी द्वंद्व उत्पन्न हो, ठीक है, जब भी द्वंद्व की स्थिति में व्यक्ति होता है ना, द्वंद्व कहने का मतलब कि ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, चीज़ें जब समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे समय में मध्य मार्ग जो होना है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई मध्य मार्ग होकर क्या कर सकते हैं, हम जीवन के कई सारी कठिनाइयों से बच सकते हैं। ठीक है, मध्य मार्ग से मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मध्य मार्ग होता क्या है। यानी कि एक बात ये है, एक बात ये है, तो हम ना ये कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं, दोनों के बीच से। अरे जैसे देखिए गांव खेरों में क्या होती है ना, एक बड़ा अच्छा वो सुना गया है कि बेचने और मान लीजिए कि बेचने और खरीदने की बात हो रही है, कोई अपनी बाइक बेच रहा है, ठीक है, तो बोला कि देखो भाई हम अपनी बाइक जो है 20,000 में बेचेंगे, और जो खरीदने वाला कह रहा है कि वो 15,000 में हम खरीदेंगे, ठीक है, 15,000 से ज़्यादा हम नहीं देंगे, और ये कह रहा है कि हम 20,000 से कम में नहीं देंगे। तब तक कोई एक तीसरा आदमी कहता है कि चलो ना तुहार ना हमार, ठीक है, 18,000 में सौदा पक्का। तो ये जो 18,000 में जो सौदा पक्का होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मध्य मार्ग। आगे बात समझ में, एक ऐसा सामंजस्य जो दोनों की खटास को, अब जहाँ देखिए ये सौदा नहीं हो रहा था, लेकिन 18 करने से ये भी 2 नीचे आ गया, वो भी 3 ऊपर आ गया, तो क्या हो गई चीज़ें, तो काम हो गया। तो कई बार मध्य मार्गी होने का लाभ जो है लोगों को मिलता है समय समय पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया है किताब में। तो देखिए इसकी शुरुआत में ही एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति जो है वो हर जगह वर्जित है। वर्जित, अति से मतलब होता है कि अति, अति अहंकार, अति अच्छी चीज़ है भी। अगर देखिए एक राजा बलि की कहानी आपने सुनी होगी कि वो बलि थे, वो बहुत बड़े दानवीर थे, उनके दान देने की वजह से वो मतलब इंद्र का सिंहासन डोल गया। ठीक है, तब जो है विष्णु ने वामन अवतार लिया था और क्या किया था, और कहा कि बता, और यज्ञ कर रहे थे, वहाँ दान लेने पहुँचे तो बोले कि हमको 3 पग जमीन दे दीजिए। तो बोले कि हंसने लगे कि 3 ही पग, अरे और कुछ मांगो। बोला कि नहीं मुझे 3 पग ही ज़मीन चाहिए। तो बोले कि चलो ठीक है, दिया। तो 1-2 पग में ही उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। बोले कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूँ, तो इन्होंने कहा कि मेरे सर पे रख दीजिए। सर आगे किया, जब उन्होंने अपना सर रखा और सर के नीचे कुचल के मार दिया। अतिदानी होना, अतिदानी थे वो, लेकिन क्या हुआ, अतिदानी होने का उन्हें पर। तो अति हर जगह वर्जित है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों बुरी चीज़ें हों। तो ये चीज़ एक दिखाता है कि भारतीय जो संस्कृति है असीमितता, अतिवाद और चरमता की सोच के प्रति भारतीय दर्शन के घृणा को दिखाती है। ये जो स्टेटमेंट है अति सर्वत्र यानी सभी जगह, वर्जिते का मतलब हो जाता है, वर्जायते लिखा है इसमें लेकिन वर्जिते होता है। ठीक है, वर्जिते। तो अति सर्वत्र वर्जिते, बुक में ये वर्जिते सही नहीं लिखा है, आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो अति सर्वत्र वर्जिते का मतलब होता है अति यानी एक्सेस, मैक्सिमम, अब इससे ज़्यादा नहीं। सर्वत्र यानी सभी जगह, वर्जित मतलब मना, यानी ये कहीं भी इसको अलाउ नहीं किया जाता है। अगर कहीं भी आप किसी चीज़ में अगर अति करेंगे तो भाई समस्या आपको होगी। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि भारतीय संस्कृति असीमितता, यानी असीमितता है तो असीमित। अब क्या क्या चीज़ें असीमित हो सकती हैं, अच्छी चीज़ों की बात करें तो स्वतंत्रता, तो असीमित स्वतंत्रता भी क्या होती है, खतरा होती है। असीमित स्वतंत्रता का मतलब भाई कोई कुछ भी कर दे नहीं। इसके लिए अब देखिए, अब हम एक मध्य मार्ग का एक और उदाहरण आपको बताते हैं। देखिए अब हम कहें कि हम स्वतंत्र हैं, तो हम किसके लिए स्वतंत्र हैं, तो हम किसी को मार काट भी सकते हैं। ये कौन सी स्वतंत्रता है भाई? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दें, किसी को जान से मार दें। ठीक है, तो क्या है स्वतंत्रता की परिभाषा? तो स्वतंत्रता की परिभाषा, अगर आज हम स्वतंत्र हैं तो जो एक कहीं ना कहीं मध्य मार्ग को अपनाकर स्वतंत्रता की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ से किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। ठीक है, यानी आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ से आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न कर दें।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मध्य मार्ग का एक उदाहरण है। और भारतीय संस्कृति में ये स्टेटमेंट, ये जो कहावत है, वो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि भारतीय संस्कृति यानी जो भारत की प्राचीन परंपरा ही क्या करती है, अति को, असीमित चीज़ों को, असीमित शक्ति को, अतिवाद को और चरमता को गलत मानती है, उससे घृणा करती है। ये चीज़ ये स्टेटमेंट दिखाता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि जो भारतीय दर्शन है वो क्या करता है, मध्यम मार्ग कहाँ कहाँ का महत्व को संश्लेषण, जैसे धर्म में क्या है, कर्तव्य, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, अर्थ के अंतर्गत धन, सच्चाई, काम, इंद्रिय संबंधी सुख और मोक्ष, मुक्ति। तो इन सब बीचों के बीच भी एक सामंजस्य मध्यम मार्ग की आवश्यकता होती है। कई बार हमारा कोई सामाजिक कर्तव्य और जैसे देखिए, हम क्या है कि कोई व्यक्ति है, एक बड़ा अच्छा, ये लोग कहते हैं कि IAS के एग्जाम में पूछा है, तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है, इसको समझने की आवश्यकता होती है कि एक व्यक्ति है, वो अपना IAS का इंटरव्यू देने जा रहा है। ठीक है, IAS का इंटरव्यू देने जा रहा है। उसे क्या करना है, इंटरव्यू है, अगर वो देरी हो जाएगा तो वो IAS नहीं बन पाएगा, आखिरी अटेम्प्ट है उसका। और दूसरी तरफ जाता है, रास्ते में ही एक वो देखता है कि दुर्घटना हो गई है और एक आदमी वहाँ पड़ा करा रहा है। तो अगर वो IAS का इंटरव्यू देने जाए कि वो क्या करे, उस व्यक्ति को बचाए, दो में से वो एक ही काम कर सकता है। तो अगर वो मध्य मार्गी होगा तो ये दोनों के बीच से एक रास्ता मध्य मार्ग की तरफ जाता है। वो क्या है कि वो एम्बुलेंस को कॉल कर देगा और इंटरव्यू देने चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो एम्बुलेंस आएगी और इसकी भी मदद हो जाएगी। तो देखिए, मध्य मार्ग क्या किया यहाँ पर, या तो वो व्यक्ति की जान बचा सकता था या अपनी नौकरी बचा सकता था। तो दो ऑप्शन था, लेकिन इस मध्य मार्ग ने हमें क्या कर दिया, उसने अपनी नौकरी भी बचा ली और उस व्यक्ति का जान भी बच गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी में जो हम अपने सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक धार्मिक कर्तव्य हैं उसका पालन। यदि अर्थ के बारे में क्या सोचे कि धन संचयन, भाई कोई कंजूस व्यक्ति है, बहुत कंजूस व्यक्ति है, अब उसको बेटे की मान लीजिए कि तबीयत खराब हो गया और उसको दिखाया नहीं। पैसा बचाना जरूरी होता है, ज़िंदगी में भविष्य में आगे काम आता है, लेकिन वो आखिर उसकी भी एक सीमा होती है। हाँ, ये नहीं कि पैसा इतना बचाए कि अपने आवश्यक कामों को भी न करे। तो इन हर चीज़ों में क्या, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मध्य मार्ग की। बल्कि ये चैप्टर भी हम लोगों को अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो कहीं नहीं कहीं कि बोर्ड के द्वारा हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम जीवन में अपने क्या करें, स्वयं को मध्य मार्ग को जो है चुने और मध्य मार्गी बने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, तो क्या है कि ये तो तय बात है कि जो हमारे मूल्य हैं, जो परंपरागत मूल्य हैं, वो हमें विरासत में प्राप्त हुए हैं, वो विश्व के किसी अन्य देश के नागरिकों को नहीं प्राप्त है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत के लोग इन आदर्शों को कितना अपने व्यवहार में ला पाए हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। तो एक देखिए, एक माइकल ब्रीचर हैं, एक दार्शनिक हैं। तो इन्होंने भारतीय दार्शनिक परंपरा के बारे में कहा था कि इसका जो केंद्रीय सार है वो महात्मा बुद्ध के समय से चला आ रहा है, जो अतिवाद और चरमपंथ के मार्ग को अस्वीकार करता है। ये महात्मा जो हमारे दार्शनिक केंद्र, जो हमारे केंद्र में है, जो हमारे दार्शनिक परंपरा के केंद्र में है, उसको ये क्या कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से चला आ रहा है। और एक स्टेटमेंट इनका है कि वो किस किस चीज़ का विरोध था, किस किस चीज़ को अस्वीकार करता है। एक जो है अतिवाद एवं चरमपंथ के मार्ग को। तो देखिए, अतिवाद और चरमपंथ को हम एक एक करके समझ लेते हैं। इसको क्या करते हैं, अस्वीकार करती है भारतीय दार्शनिक परंपरा में। इसको अस्वीकार किया गया है, किसको, अतिवाद को और चरमपंथ को। तो अतिवाद और चरमपंथ क्या होता है? अतिवाद से तो सीधी सी बात है, आप इतना समझ लीजिए कि अतिवाद का मतलब होता है अतिवाद ही। एक मिनट,
देखते हैं। देखिए, तो ये अतिवाद और जो चरमपंथ है लगभग ये सिमिलर शब्द है, और इसी अतिवाद को ही राजनीति में उग्रवाद कहा जाता है। ठीक है, उग्रवाद कहने का मतलब अपनी बात मनवाने के लिए हम किसी भी सीमा तक चले जाना। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से एकदम, हम कहते हैं ना, लकीर का फकीर होना। गांव में एक कहावत है कि अगर हम ये बात बोल दिए तो बस हम अब इसी पे टिके रहेंगे, इससे हम ये मतलब लक्ष्मण रेखा हो गई है कि इसको कोई लांघ नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की जो भावना होना ना, ये क्या है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। कहा जाता है, कई सारे उदाहरण इसके दिए गए हैं। दांत देखिए, दांत कठोर होता है, बाद में आता है लेकिन क्या हो जाता है, टूट जाता है। वहीं अगर जुबान की बात करें, जीभ जो होती है हमारी, वो हम जब जन्म लेते हैं तब भी होती है, और जब हम मरते हैं तब भी होती है। लेकिन दांत क्या, जब हम जन्म लेते हैं तब भी नहीं होता है और मरते हैं तब भी नहीं होता है। तो कठोर होना किसी भी चीज़ का, भारत के संविधान को देख लीजिए, भारत की संस्कृति को समझना है या इस टॉपिक को समझना है तो भारत का संविधान देख लीजिए। भारत का संविधान को क्या कहा जाता है, लचीला और कठोर का मिश्रण से बना है। तो आप एक चीज़ सोचिए ना कि दुनिया के किसी भी देश में एक या दो धर्म हैं, लेकिन भारत ने विश्व के सभी धर्मों को स्वीकार्यता प्रदान की। क्यों? सभी धर्म भारत में क्यों आ पाए? सभी धर्म भारत में इसलिए आ पाए कि भारत के लोग क्या थे, लचीले थे। वो किसी धर्म को लेकर उनमें क्या थी, किसी धर्म को लेकर उनमें इस तरीके की भावना नहीं थी कि हम क्या उसके चरमपंथी हो गए कि हम भाई धर्म के लिए ये वो मार काट सब कर देंगे हम। तो इस तरीके का चरमपंथ भारत की संस्कृति में नहीं था। हमने सिख धर्म को भी अपनाया, हमने ईसाई धर्म को भी अपनाया, बुद्ध धर्म को भी अपनाया। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्म का जो धर्म बने वो हिंदुस्तान में बने। क्यों बने? क्योंकि भारत के लोग सहिष्णु थे। ठीक है, अगला टॉपिक भी हमारा सहिष्णुता ही है। ठीक है, तो उससे पहले एक नेहरू जी का स्टेटमेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो क्या है, चूंकि स्टेटमेंट है तो उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम एज इट इज स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं और उसका अर्थ जो है आपको समझा देंगे। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत ने विभिन्न धर्मों को अपनाया और उनमें सामंजस्य स्थापित किया, यहाँ तक कि भूत में विज्ञान और धर्म के बीच विरोध में भी शायद यह हमारी नियति थी कि विभिन्न विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करें। कहने का मतलब जो मैं अभी बात कह रहा था, नेहरू जी भी वही बात कह रहे थे कि हमने क्या किया, दुनिया के सभी धर्मों के बीच क्या एक भारत में आज 8 धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमने एक सामंजस्य स्थापित किया है कि भाई आप भी अपनी मस्जिद में क्या कीजिए, अजान पढ़िए, हम भी अपने मंदिर में पूजा करेंगे, आप भी अपने चर्च में प्रार्थना करिए, आप भी अपने जो भी आपके देवी देवता हैं उनकी क्या करिए, आराधना करिए। और आपको प्रत्येक तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। जिस तरीके से एक हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बावजूद जो स्वतंत्रता एक हिंदू को मिली है, भारत के संविधान ने वही स्वतंत्रता एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई को दिया है। तो इस तरीके से इसी चीज़ को नेहरू जी अंडरलाइन करके कहने का मतलब है उनका कि क्या किया है हमने, भारत ने क्या किया, विश्व को एक तरीके से सामंजस्य स्थापित किया। दूसरी बात कह रहे हैं भूत में, यानी विज्ञान और धर्म के बीच विरोध में भी शायद, देखिए विज्ञान और जो धर्म है ना, वो उसमें उस धर्म और विज्ञान की अगर बात करें, धर्म वर्सेस विज्ञान यानी रिलीजन वर्सेस साइंस, धर्म बनाम विज्ञान। तो अगर इसकी बात हम करें तो ये दोनों एक के उल्टे हैं। ये आस्था की बात करता है, ये फैक्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ का कारण पर नहीं, विश्वास पर आधारित है, जबकि ये क्या है, पूरी तरीके से तार्किक, प्रैक्टिकल है। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ें एकदम अलग थी, लेकिन भारत ने क्या किया, भारत आज भी अध्यात्म भारत में जिंदा है। दुनिया अध्यात्म सीख रही है भारत से। भारत में आयुर्वेद भी है और अंग्रेजी दवाएं भी हैं। भारत में योग भी है और भारत में क्या है, जो नेचुरल थेरेपी होती है, वो जो मॉडर्न थेरेपी है वो भी है, और योग भी है, आयुर्वेद भी है, इंग्लिश दवाएं भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि हर चीज़ को, हम हिंदी भी बोलते हैं, हम अंग्रेजी, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश
बोलने वाले लोग भारत में हैं, ठीक है। और जबकि भारत एक हिंदी बहुल क्षेत्र है, हालांकि अन्य कई भाषाएं हैं भारत में। तो क्या है कि इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि क्या किया है, भारत ने हर चीज़ को क्या किया, अपना लिया है। इतना भारत सहिष्णु है। देखिए इसी टॉपिक में क्या है, बार बार सहिष्णुता आ रही है, लेकिन हमारा अगला टॉपिक भी क्या है, सहिष्णुता ही है। तो जो हम इतने लचीले हैं ना, यही इसका कारण है कि हम इन सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, विश्व को चीज़ों हम क्या करते हैं, हम लिट्टी चोखा भी खाते हैं और पिज़्ज़ा पास्ता भी खाते हैं, हम धोती कुर्ता भी पहनते हैं और हम जीन्स पैंट भी पहनते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने सामंजस्य स्थापित किया है हर चीज़ों में, हम अपनी संस्कृति को भी देखते हैं, हम अपने सारे पर्व त्योहार आज भी उसी तरीके से मनाते हैं और अन्य चीज़ों में क्या करते हैं, पूरी तरीके से मॉडर्न भी हो चुके हैं आज भी जो चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये लचीले, हमने दुनिया भर के खानों को, पहनावों को, भाषाओं को क्या किया है, अपना लिया है। तो हमारा ये जो भाव है मध्यमार्गी होने का, जो हमारा ये भाव है लचीला होने का, ये इसी का परिणाम है कि आज हम फिर से एक बार विश्व गुरु के बनने की तरफ क्या कर दिए हैं, कदम बढ़ा चुके हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आगे जो है, जो चीज़ें मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि भारत के दृष्टिकोण को समझाते हुए जिस शीत युद्ध की बात की थी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो विश्व दो गुटों में बटा था। एक तरफ था यूएसए यानी जो पूंजीवादी देशों का ग्रुप, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, समाजवादी देशों का ग्रुप, ठीक है। भारत ने इन दोनों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास किया और क्या किया, गुट निरपेक्षता की राह चुनी, जिसे विश्व के और सैकड़ों देशों ने क्या किया, अपनाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने क्या किया, दोनों में किसी भी गुट को शामिल नहीं किया। इस संबंध में जो है नेहरू जी का एक और स्टेटमेंट है कि हम गुट की राजनीति, जो कि एक दूसरे की विरोधी है, से स्वयं को दूर रखते हैं और इन प्रतिस्पर्धाओं से घृणा एवं आंतरिक द्वंद्व के बावजूद हम आपसी सहयोग और एक विश्व राष्ट्रमंडल की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। कि मतलब विश्व एक राष्ट्र को क्या हो, संगठन हो, राष्ट्र का मंडल बन जाए, ठीक है। तो इस तरफ हम काम कर रहे हैं। हम किसी भी गुट राजनीति का क्या है, सख्त विरोधी हैं, जिसमें क्या किया जाता है, एक दूसरे का विरोध किया जाता है, ठीक है। हम तो सहयोग की भावना पे काम करना चाहते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, नेहरू का। ये दिखाता है कि भारत ने अपने प्रारंभ जन्म के साथ ही जो है अपनी जो उनकी रूट था, जो हमारा जो जड़ था, जो हमारी परंपरागत मूल्य थे, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे हमारी, उसका क्या किया, उसको संजोया है, पिरोया है और उसको क्या किया है, आगे बढ़ाया है। एक मैत्री का संदेश जो है पूरे विश्व स्तर पर भारत ने क्या किया है, स्थापित किया है। अब देखिए, भारत ना सोवियत गुट में शामिल हुआ, ना ही अमेरिकी गुट में। तो देखिए, जब दो आप में और मेरे में, अगर किसी दो लोगों में अगर कोई ए है और कोई बी है, यदि दोनों में लड़ाई होती होगी तो कोई एक मध्यस्थता करने वाला चाहिए ना, जो इनके बीच संवाद कायम करा सके। क्योंकि कोई भी लड़ाई तभी समाप्त होती है जब आप बात करते हैं। यदि आप बात करना बंद कर देंगे तो कोई भी लड़ाई काम नहीं करेगी। रिश्तों में भी ये चीज़ें होती हैं। कई बार जो है पति पत्नी झगड़ा हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ा हो जाता है, लेकिन संवाद नहीं होने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो क्या है, रिश्तों को आप लोग जो है बुनना सीखिए, रिश्तों को बचाना सीखिए। संवाद, सकारात्मक संवाद आवश्यक होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो क्या है कि देखिए, वहाँ पे एक तीसरा पर्सन हालांकि अगर सहयोग करता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन हर जगह आपको तीसरा पर्सन नहीं मिलता है। कई जगह आपको स्वयं ही इनिशिएट करना सीखिए। कभी भी मेरा मानना है कि व्यक्ति को इनिशिएट करना चाहिए हमेशा, रिलेशनशिप के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप इनिशिएट करें, स्वयं जाके खुद बात कर लें, खुद सॉरी बोल दें। अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अगर हमारा हमारा संबंध वापस कायम हो सकता है, तो फिर यह अहंकार कैसा, और यह अहंकार क्यों,
एक बहुत अच्छी कविता है, मैं फिर कभी आप लोगों को सुनाऊंगा। तो क्या है कि संबंधों पे ही आधारित है, ठीक है। तो देखते हैं फिर कभी आगे, अभी टॉपिक कंप्लीट कर ले पहले। तो क्या है कि भारत ने क्या किया, देखिए इंडो चाइना हो या स्वेज नहर पर संकट हो, हैं, या विश्व में जब भी वर्तमान में भी अगर बात करें, जब रूस और यूक्रेन में भी लड़ाई शुरू प्रारंभ हो गई है, और लड़ाई जो ये पिछले 6 महीनों से जारी है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस युद्ध विराम करा सकता है। संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा ये करके भी दिखाया गया, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोवियत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक के दौरान मोदी ने आंख मिलाकर ये बात कह दी कि यह समय युद्ध का नहीं है। तो ये चीजें जो हैं करने में भारत कहीं, तो इसी चीज को आगे लिखा है कि समय समय पर जब कोरिया संकट हुआ, चाइना संकट हुआ, सुएज अन्य आदि जो भी संकट हुआ, तो दुनिया ने दोनों गुट, दुनिया के जो ये दो गुट थे उसके बीच अगर किसी ने सेतु का काम किया है तो क्या है, भारत है। कोई संवाद कायम करने का कोई कार्य किया है तो वो भारत ने किया है, ठीक है। सेतु कहने का मतलब यहाँ हो जाता है कि दोनों के बीच बातचीत कराने के माध्यम, चूंकि ये हम जैसे हैं, अब जैसे देखिए हमारे आप में लड़ाई होगी तो हमारा जो कॉमन फ्रेंड होगा ना, वो हम दोनों से समझौता करा सकता है। तो कभी भी कॉमन फ्रेंड के होना भी जरूरी होता है, ठीक है, एक कॉमन फ्रेंड होना चाहिए। तो इस तरीके से यहीं पे जो है मध्य मार्ग का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक बार शॉर्ट में हम और मध्य मार्ग की चर्चा कर ले, क्योंकि इतने सारे जब उदाहरण बता दिए जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि हमने पढ़ा क्या है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था कि अति सर्वथा वर्जित है, तो अति जो है हर जगह वर्जित है, अतः जब भी हम क्या करेंगे, अगर हम कहीं भी द्वंद्व की स्थिति में होंगे तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों के मध्य से चीजों को निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ थी ये कि भारत की स्थिति बता देना है। कभी भी अगर इसके बारे में कुछ भी लिखना हो, मध्य मार्ग के बारे में पेपर में लिखने आ जाए, तो सबसे बेहतर उदाहरण आपको दे देना है कब, 1947 का, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने ही प्रयास किया कि ये क्या कहाँ शामिल हो जाए, हमारे गुट में शामिल हो जाए, लेकिन भारत दोनों ही गुटों में शामिल नहीं हुआ। और जो भारत की जो सांस्कृतिक थी, जो उसकी परंपरागत मूल्य थे, वो क्या थे, वो किसी भी जगह अति को स्थान नहीं देते हैं, अति सर्वतः वर्जित है। इसी आधार पे क्या करते हैं, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी में जवाहरलाल नेहरू का एक दो स्टेटमेंट था, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति जो कि एक दूसरे के विरोधी है, वो स्वयं को दूर रखते हैं। इन प्रतिस्पर्धाओं से घृणा, आंतरिक द्वंद्व के बावजूद हम आपसी सहयोग को एक विश्व राष्ट्र मंडल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो गुट उट की राजनीति से हम हमेशा दूर रहे हैं और हमने क्या किया है, मध्य मार्ग अपनाया। इसी का परिणाम रहा है कि हमें दोनों ही गुटों से समान समर्थन प्राप्त हुआ और हम दोनों गुटों के लिए क्या हुए हैं, और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक सेतु का काम भारत ने किया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ देखते हैं, क्या है, सहिष्णुता, ठीक है। थोड़ा सा लिखने, पहले तो मैं एडिटिंग करता था, लेकिन जो एडिटिंग का इशू था ना, काफ़ी समय लग जाता था, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाता था, समय थोड़ा सा कम मिलता है। मैं भी देखिए आईएएस की तैयारी में हूँ, तो थोड़ा सा समय मेरे को कम मिलता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखता हूँ, क्या है टॉपिक, सहिष्णुता। एक तो मेरे पास ये इग्नू की किताबें नहीं थी, एक स्टूडेंट था, उससे मैंने ये किताबें सब मंगाई कि दो थोड़ा देखूँ क्या है इग्नू के बुक्स में। तो इग्नू के बच्चों कई थे जो कह रहे थे कि सर हम लोग जो हैं पढ़ाई के लिए अच्छा यूट्यूब पे कोई वो नहीं मिलता है, लोग आते हैं शॉर्ट में बता के चले जाते हैं, या फिर कहीं और माध्यम से किसी और अन्य बुक से। और क्या है कि देखिए इग्नू में सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो नंबर कम आता है उसका कारण यही है कि बच्चे बाहर से पढ़ लेते हैं, और वो क्या करता है, इग्नू जो है अपने बुक के आंसर को ज़्यादा वैलिड मानता है। तो जो इग्नू की किताब में दी गई है ना, वो जो आप पेपर में लिखोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इग्नू की किताब को ही डिस्कस करूँ। आगे इधर उधर की चीज़ें जो हैं, बाहरी जो और स्टडी मटेरियल होते हैं, कई सारे लेखक कई सारी किताबें लिख के गए हैं, तो उन चीज़ों को उन चीज़ों को छोड़कर जो है इग्नू की किताब को ही देखा जाए। देखिए आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक है सहिष्णुता। एक वर्ड इसमें आ रहा है
शह यानी साथ रहना, शून्यता, सही शह शून्यता। तो जो शून्यता का मतलब होता है, देखिए साथ में सहिष्णुता का मतलब एक चीज में देख लीजिए कि एक स्टेटमेंट आप लोग सुने होंगे प्राचीन में ही, क्या कि राजा कोई थे, उनके शासन काल में मतलब शेर और हिरन एक ही तट पर पानी पिया करते थे। तो ये क्या है, सहिष्णुता का उदाहरण है। जब देखिए, जब आपको कोई गाली दे देता है, अहिंसा और सहिष्णुता काफी जो है करीब है, एक नहीं कह सकते लेकिन काफी करीब है। और ये क्या करता है, जो हमने इससे पहले पढ़ा कि मध्य मार्ग क्या करता था, अतिवाद को, क्योंकि वहां भी बार बार देखिए सहिष्णु शब्द आ रहा था, तो अतिवाद को ये पूरी तरीके से नकार देता है। सहिष्णु का मतलब भी मध्य मार्गी ही होता है एक तरीके से, समझ रहे हैं कि किसी भी चीज के प्रति सहिष्णु वाला। हम हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं या ईसाई धर्म से हैं, हम दूसरों धर्मों के प्रति आदर करना क्या है, सहिष्णुता है। दूसरे के दर्द में खुद दुखी हो जाना, दूसरे की खुशी के साथ खुश होना सहिष्णुता है। ठीक है, सामान्य शब्द में मैं पहले समझा देना चाहता हूँ कि सहिष्णुता क्या है, फिर हम बुक का भी देखेंगे कि बुक में क्या चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो जितना लचीला होगा वो उतना ही सहिष्णु कहलाएगा। समझ रहे, लचीला कह सकते हैं, मध्यमार्गी कह सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों से हम सहिष्णु को समझ सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे तो सहिष्णु शब्द कोई देखे तो कह के क्या मतलब होता होगा पता नहीं। हाँ चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है किताब में। तो सहिष्णुता की जो परिभाषा किताब में दी गई है उसमें कहा गया है कि यह क्या करता है, अतिवाद को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये तर्क और विवेक मतलब बुद्धि, तर्क और विवेक पर आधारित एक व्यवस्था है। अतिवाद का विरोध करता है और तर्क और विवेक पर आधारित है, यानी किसी भी चीजों को तार्किक रूप से और बुद्धि के जो तगाजे पे है क्या करता है, उसको तौल के चीजों का देखता है। मतांधता वर्ड लिखा है कि मतअंधता का विरोध करना, मतअंधता। ठीक है, ये जो हाल में आप लोग बहुत, अगर आप लोग सक्रिय रहते होंगे सोशल मीडिया पे तो आप लोगों को ये वर्ड सुना जरूर होगा कि जो बीजेपी सपोर्टर रहते हैं उसको कहते हैं भक्त, और जो कांग्रेस के सपोर्टर रहते हैं उसको बीजेपी वाले कहते हैं चमचा। ठीक है, चमचा और भक्त। तो ये जो भक्त चमचा का, अगर कोई भक्त भी है तो वो भी क्या है, मतांधता है, और यदि कोई चमचा भी है तो वो भी मतांधता है। अब इस मतांधता का मतलब क्या हो कि आंख बंद करके अपने मत का प्रयोग करना। मत का मतलब केवल वोट से ही नहीं होता है, मत का मतलब कि हमारा जो सोच किसी चीज को लेकर होता है वो आंख बंद करके नहीं होना चाहिए, उसके पीछे हमारा तर्क, हमारा विवेक होना चाहिए। जैसे हम किसी को अगर वोट दे रहे हैं तो हम वो वोट क्यों दे रहे हैं इसका हमारे पास तर्क होना चाहिए, ना कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पे हम क्या कर दें, अपने मत का दान दे दें, अपने मत दे दें। या फिर अपनों को, आपने पंच परमेश्वर कहानी सुनी होगी, उसमें उसके दोस्त को ही पंच बना दिया जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त के विरुद्ध फैसला सुनाता है, जिससे दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में जब फिर दूसरे दोस्त को पंच बनाया जाता है तो यहाँ पे उसको बदला नहीं लेता है, बल्कि उसके पक्ष में वो दुश्मनी होने के बावजूद उसके पक्ष में वो निर्णय देता है। तो इस तरीके से जो है, आप भी अगर आप वोट देने जाते हैं, आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में जब हम मत देने जाते हैं ना, तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए कि उसका आधार जाति, क्षेत्र, धर्म आदि ना हो। हम आंख बंद करके हम इस आधार पे वोट न दे, बल्कि हम देखें कि हमारे लिए कौन सही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। आज ब्रिटेन का एक ईसाई देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का व्यक्ति बना है।
अगर उन्होंने क्षेत्रीयता की होती, उन्होंने यदि धर्म, जाति आदि चीजें देखी होती, तो क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन पाता? तो उन्होंने क्या किया है, बेहतर चुना है, अपने मत का प्रयोग बेहतर के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में और लोग नहीं थे और नेता नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक भारतीय मूल के व्यक्ति का चुना जाना। अमेरिका जैसे देश में वहां के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, भारतीय मूल की। तो वैश्विक स्तर पर जो है क्या है, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के देश, धर्म, जाति और क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर क्या कर रहे हैं, अपने देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। और लेकिन आज हम क्या हैं, फलाना जाति, चिलना धर्म है, उसमें आज भी उलझे हुए हैं कि हम इस धर्म के हैं भाई, तो हम इस जाति के हैं, हम उसको वोट देंगे, तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये मतंधता की स्थिति है, और ये किसी भी देश को, अगर वहाँ के नागरिक ऐसे होंगे, तो किसी भी देश को वो विनाश की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए धर्म, जाति, लिंग, ना आप भक्त बनिए, ना आप चमचा बनिए। आपके लिए जो बेहतर है आप उसे चुनिए, और उसका आधार केवल विकास होना चाहिए, उस व्यक्ति का नेचर होना चाहिए जिसे आप चुन रहे हैं, उस व्यक्ति की जो व्यक्तिगत चीजें हैं वो इसका ध्यान देना होना चाहिए आप लोगों को, ना कि क्या होना चाहिए, आप धर्म, जाति। देखिए हर व्यक्ति के अनुसार, देखिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई राहुल गांधी को चुन रहा है तो वो गलत व्यक्ति को चुन रहा है, कोई मोदी को चुन रहा है तो गलत व्यक्ति को चुन रहा है। दोनों ही अच्छे हैं अपने स्तर पे, लेकिन आप उसको क्यों वोट दे रहे हैं? क्या वो एक ओबीसी है इसलिए दे रहे हैं, या राहुल जो भी है उसको, उसके लिए वोट दे रहे हैं? आप राहुल की जाति के हैं, या आप मोदी की जाति के हैं इसके लिए वोट दे रहे हैं, मोदी के धर्म के हैं उसके लिए वोट दे रहे हैं? इन सब चीज़ों को आधार न मानिए। यदि लगता है कि मोदी विकास कर सकता है देश को, तो आप मोदी को वोट दीजिए, और यदि आपको लगता है कि राहुल देश का विकास करता है, तो निश्चित तौर पे आप राहुल को वोट दीजिए। ये भक्त और चमचा का प्रश्न आप खत्म करेंगे तो ही सहिष्णुता का बहुत ही व्यापक मतलब जो है किताब में, जो मैंने इससे पहले कहीं भी सहिष्णुता का मतलब जो पढ़ा था उससे काफ़ी व्यापक जो है, व्यापक रूप में परिभाषित किया है इग्नू ने। ठीक है, अब यही दिक्कत हुई। अब हम सहिष्णुता कहीं और पढ़ के आए हैं, अगर हम उस आधार पर इसका आंसर लिखते तो कंपैरेटिवली हमको कम नंबर मिलता, क्योंकि उसे सहिष्णुता का व्यापक परिभाषित किया है। उसने सहिष्णुता को न केवल धार्मिक या इन छोटे छोटे मुद्दों तक ही सीमित नहीं रखा है, उसने विवेक, तर्क आदि के आधार पर मतंधता का विरोध किया है, अतिवाद का विरोध किया है, और इन सारी चीजों को क्या कर लिया है, सहिष्णुता के अंतर्गत शामिल कर लिया है। आइए देखते हैं आगे। तो आगे जो है किताब में क्या कर दिया है कि फिर से एक कहावत दिया है, वह है क्या, तो वदे वदे जयते तत्व सिद्धि, अर्थात ज्ञानोदय की प्राप्ति वाद विवाद से ही होती है। देखिए एक और थ्योरी है पॉलिटिकल में, अभी हमको याद नहीं आ रहा है कि वो किसकी थ्योरी है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि सबसे पहले देखिए वाद विवाद का मतलब यहाँ लड़ाई झगड़े से नहीं है। वाद विवाद का मतलब है कि एक कोई भी समस्या है, कोई भी चीज है, तो उस पर क्या हो, एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। हेल्दी चर्चा, इस वाद विवाद का मतलब है एक स्वस्थ परिचर्चा से जिसका एक कंक्लूजन हो। कंक्लूजन क्यों जरूरी है? देखिए कंक्लूजन ही तो रिजल्ट होता है किसी वाद विवाद का। कंक्लूजन को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, उसको देखते हैं बाद में। तो देखिए क्या है कि व्यक्ति जो है वो जैसे देखिए मेरा किसी टॉपिक पे मुझे कोई चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें जानकारी है, तो अगर हम किसी और लोगों से उसी टॉपिक पे बात करेंगे तो उसके बारे में वो भी 2-4 बातें जानता होगा।
तो निश्चित तौर पे जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिल के उस बात पर जो परिचर्चा करेंगे, उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उससे जो एक सार निकलेगा, उसका जो एक सार होगा, वो क्या होगा? वो एक ज्ञान के उदय जैसा होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला होगा। ठीक है, जो हमारे अधूरा ज्ञान है उसकी पूर्ति करने वाला होगा। यानी पहले कोई भी बात हम बोले तो वो क्या होता है? वाद। उसके विरुद्ध आपने कोई बात बोली तो वो हो गया विवाद, और इसी वाद और विवाद से जो उत्पन्न हुआ उसी को बोलते हैं संवाद। तो इसी संवाद को क्या कर संवाद और इसे ही क्या कहा गया है? ज्ञान, ज्ञानोदय, यानी ज्ञान की उत्पत्ति होना, ज्ञान का उदय होना, इसी को कहा जाता है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? वाद और विवाद, तभी जाके क्या स्थापित होगा? संवाद। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो है भारतीय प्राचीन परंपरा है वो क्या है? विवेक को स्वरोचता प्रदान। विवेक यानी देखिए बुद्धि क्या है कि विवेक से आप क्या कर सकते हैं? विवेक कह रहा है कि हम अपने विवेक से हमारे जीवन के, हर व्यक्ति के जीवन के 3 ही लक्ष्य होते हैं। क्या क्या? 3 ही लक्ष्य होते हैं। एक होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, और तीसरा होता है काम। तो 3 ही लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम। कैसे इसकी प्राप्ति हो? धर्म की, अर्थ की, काम की। तो इसके लिए आदमी प्रयास करता है, पैसा प्राप्ति के लिए, काम की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए। शादी ब्याह और सारी चीज़ से रिलेटेड होती हैं। अर्थ रुपया पैसा हो गया, धर्म हो गया जो आपकी पढ़ाई लिखाई, जो भी आपका किसी के प्रति कर्तव्य है, आपके माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना, बेटे के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना, बीवी के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना आदि क्या है? धर्म कहलाता है। अर्थ का मतलब पैसे से है कि आप अपने परिवार को कितना सुख, समृद्धि, घर, पैसा, गाड़ी आदि दिला पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। काम का मतलब काम से है, जो एक भौतिक और जैविक सुख की प्राप्ति कही जाती है, उस वो काम से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये तीनों ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये विवेक अगर हमारे पास होगा तभी हमें क्या होगा? ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो पाएंगी। महाभारत में भी क्या किया गया है? विवेक के आधार पर इसको, धर्म के अनुभव को विवेक के आधार पर परखने के बाद की गई है, यानी उसको कंपैरेटिव अध्ययन किया गया है। एक तरफ धर्म है और दूसरी उसको क्या किया गया है? धर्म, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ पता है उसका कि ये है, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो उसका हम प्रयोग कर, अपने विवेक के माध्यम से उसका प्रयोग कर क्या करते हैं? उसकी तुलना करते हैं कि क्या इससे हमको कुछ अतिरिक्त मिला या नहीं। आगे बात समझ में? तो आगे देखते हैं कि क्या है। तो अब तक जो है हमने क्या कर लिया है? सहिष्णुता के धार्मिक हिस्सों पर, जो धार्मिक क्षेत्र में जो सहिष्णुता की बात है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। थोड़ा सा इसको सामाजिक सत्य भी देखते हैं। तो किस तरीके से कि देखिए भारत में 7वीं ईस्वी में यहूदी लोग आए, केरल पहुंचे, उनका क्या किया गया? स्वागत किया गया, उन्होंने धर्म प्रचार किया। ठीक है, देखिए क्या है कि अब थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया है और अभी हमने 3-4 टॉपिक ही क्लियर किया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा तेज चलेंगे और आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर हम लोग 1 घंटे में ख़त्म कर लिए। तो अब 1 घंटे में नहीं ख़त्म हो पाएगा क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा स्पीड चलूँगा, आप लोग साथ दीजिएगा। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगी, क्योंकि तेज़ चलने में कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर डालेंगे। मैं अगले वीडियो में निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन को लूँगा। अगर आप बाद में भी डालते हैं ना तो कोई मसला नहीं है, मैं उसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा या फिर एक क्वेश्चन आवर रख दूंगा वहाँ पे लाइव, या तो आप लोग क्वेश्चन भेज दिए रहेंगे, मैं सबके क्वेश्चन का जवाब एक एक करके दे दूंगा। केवल क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आइए तो देखते हैं कि समय समय पर जो है विश्व के अलग अलग देश
के लोग, अलग अलग धर्म जाति के लोग भारत में पहुँचे। यहूदी आए, फिर क्या हुआ, इस्लाम आया, फिर पारसी लोग आए 7वीं सदी में। इसी तरीके से विभिन्न धर्मों के लोग आए हैं। सम्राट अशोक ने राजादेश पत्र में कहा कि सहिष्णुता की बात करते हुए कि कुछ मुसलमान, हाँ तो क्या है कि देखिए, जो जब अशोक शासक थे तब ये सारी चीज़ें हुई, तो हमने क्या किया, सभी धर्मों के लोगों को क्या किया, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी कि आइए भाई आप अपना धर्म का भी प्रचार प्रसार करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कई थोड़ा सा बीच में जो मुस्लिम शासक हुए, जो दिल्ली सल्तनत वाली कहानी आती है, जो आपकी क्या कहते हैं 1206 के बाद गुलाम वंश की स्थापना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये लोग थोड़ा सा कट्टर थे। फिर मुगल आए, मुगल में भी एक आध शासक ऐसे रहे हैं, लास्ट में फिर औरंगजेब वगैरह। लेकिन जो अकबर था उसने विश्व सौहार्द के लिए जो है क्या, सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। उसमें क्या था, मुसलमान कवि रवि भी थे, तो हिंदू कवि तुलसीदास घनिष्ठ मित्र रहे हैं, ठीक है। दारा सिकोह था, उसने उपनिषद का क्या किया, फारसी में अनुवाद किया। तो इस तरीके से कई, जो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो जो सहिष्णुता है, वो भारत में कूट कूट कर भरी है। और समय समय पर ये चीज़ें क्या हुई हैं, दिखती रही हैं कि कैसे भारत ने क्या किया है, भारत के शासकों ने, भले ही कई शासक तो विदेशी थे, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, सहिष्णु नीति को अपनाया। ये भारत के, मतलब भारत में आने के बाद ये चीज़ें शामिल हुई। देखिए अंग्रेजों को भी लास्ट में जो है धर्म से चीज़ों को हटना पड़ा बाद में। तो इस तरीके से चीज़ें हुई। आइए देखते हैं, देखिए फिर वही सारी चीज़ें आगे भी, इसके आगे भी फिर वो गुट वाली जो बात मैंने बताई थी, वही सारी चीज़ें दी हुई है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, है आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसी संदर्भ में देखिए क्या हुआ कि भारत जब किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, ना सोवियत गुट में ना ही अमेरिकी गुट में, तो अमेरिकियों को ये बात बहुत बुरी लगी। अमेरिकी ये सोच रहे थे कि भारत क्या होगा, अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन भी क्या था, अमेरिका के गुट में शामिल था। जब नहीं हुआ तो 1950 में वहाँ के जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे जॉन फास्टर डलेस और उपराष्ट्रपति थे निक्सन, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया कि गुटनिरपेक्ष जो देश है वो मतलब उनका बहुत भर्त्सना की, उनकी बुराइयां की हैं। तो इसी का जवाब देते हुए एक नेहरू जी का स्टेटमेंट है, वो क्या कहते हैं वो सुनिए कि मैं मिस्टर निक्सन और मिस्टर डेलेस को सुझाव देना चाहता हूं कि वे जो कह रहे हैं वो लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है। लोकतंत्र का सार है विभिन्न मतों के प्रति सहिष्णुता, यानी सभी जितने भी धर्म मत जाति जो भी हैं, चाहे उसका आधार कुछ भी हो, सबके साथ सम्मान व्यवहार ही तो लोकतंत्र है। तो इसीलिए ये आप जो कह रहे हैं कि आप मेरे गुट में शामिल हो जाइए, नहीं होंगे तो आप 4 गाली दे रहे हैं, ये क्या है, ये लोकतांत्रिक नियमों के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी भी धर्म में शामिल नहीं होंगे। भारत द्वारा क्या किया गया, विवादों के हल के लिए विचार विमर्श से निकालने कर जो है सहिष्णुता का पाठ, अहिंसा का पाठ दुनिया को पढ़ाने का प्रयास किया गया। और इतिहास गवाह है कि हर प्रत्येक युद्ध का अंत संधि के माध्यम से ही हुआ है। हर, आप देखेंगे इतिहास देखेंगे कि हर युद्ध के बाद क्या हुई है, संधियां हुई है। तो भारत का जो ये प्राचीन राजनीतिक चिंतन है या प्राचीन राजनीतिक विचार है, ये क्या है, इससे पूरा विश्व को स्वीकार्यता मिलती है, क्योंकि हर युद्ध के बाद हम देखते हैं कि संधि होती है, ठीक है। नेहरू का एक स्टेटमेंट और है कि कहते हैं नेहरू 12 जनवरी 1951 को रेडियो पर कि यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें शांति की प्रवृत्ति का विकास करना होगा और उन लोगों को मित्र बनाना होगा जो हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं या जो सोचते हैं कि वे हमारे विरुद्ध हैं। कहने का मतलब, हमको अगर लगता है मतलब कि कोई हमको अपना दुश्मन मानता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त है, उसे लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, मैं उसके विरुद्ध कुछ काम कर रहा हूँ, तो हमको क्या करना, उसको विश्वास में लेना चाहिए कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तुम गलत सोच रहे हो, हैं। तो इस तरीके का काम करना चाहिए। इसी को दिखाने के लिए क्या किया, नेहरू जी ने पंचशील साइन कर लिया चीन से 1954 में। बाद में देखे ही क्या हुआ कि 1959 में स्थिति बिगड़ी और 62 में लड़ाई हुई, भारत युद्ध हार गया। लेकिन क्या हुआ, कोलंबो प्रस्ताव फिर आया, वही संधि जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वार्ता ही
किसी भी चीज़ का युद्ध जो है, युद्ध से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। वार्ता ही क्या है, समाधान स्थापित कर सकती है। युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कई भारत पाकिस्तान भी कई सारे युद्ध हुए, लेकिन शांति बहाली के लिए क्या करें, वार्ता की आवश्यकता पड़ी ही पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो यथार्थवाद एवं आदर्शवाद की परंपरा। देखिए, यथार्थवाद और आदर्शवाद का मतलब होता है, यथार्थ का मतलब होता है कि सच, जो रियलिटी है वो, और आदर्श का मतलब होता है, तो समझते हैं, आइडियल। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, एक एक करके थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, क्योंकि जो है काफ़ी समय हो चुका है ऑलरेडी, 1 घंटा 5 मिनट से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और एक चीज़ और है, जो मैंने तो पढ़ाया काफ़ी स्लो है, बहुत तेज़ मैं बोला नहीं हूँ, काफ़ी धीरे धीरे मैंने बोला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर 1.5 या 1.25 1.75 की स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं यथार्थवाद और आदर्शवाद। की परंपरा। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं अब यथार्थवाद और आदर्शवाद की परंपरा को। ठीक है, तो देखिए अब तक जो हमने पढ़ा, सहिष्णुता, मध्यस्थता की चीज़ें हैं, तो यथार्थवाद क्या है, वो एकदम उसके विपरीत है। जो यथार्थवादी चिंतक कहते हैं, उनका मानना क्या है कि वो लोग कहते हैं कि देखिए, राज्य की सुरक्षा का अगर प्रश्न आएगा, यानी देश की सुरक्षा का यदि प्रश्न उत्पन्न होता है, तो क्या है, युद्ध आवश्यक है। तब हमको क्या करना चाहिए, युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। आवश्यक पड़े तो पूरे दुनिया पे अधिकार कर लो, जितने अगल बगल के देश हैं सबको अधिकार कर लो। ठीक है, न्याय, ये नहीं कि भाई युद्ध क्या है, अनैतिक होता है, लड़ाई से बहुत महंगा होता है, बहुत कष्टकारक होता है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, कई बार जैसे क्या कहते हैं लोग, युद्ध को लोग क्यों निगलेक्ट कर देना चाहते हैं, क्यों कहते हैं कि देखो युद्ध से क्या होगी, भाई ये अनैतिक है क्योंकि इसमें कई सारी जानें जाती हैं। दूसरा क्या है, ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अनैतिक है तो न्याय संगत कैसे होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इससे क्या है, इससे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, इससे क्या है, देश 20 साल 50 साल पीछे चला जाता है, कोई मतलब नहीं है। अगर देश की सुरक्षा का प्रश्न है तो हम युद्ध करेंगे, कोई अनैतिकता नहीं सोचेंगे, कोई महंगाई नहीं सोचेंगे, कोई कष्टप्रद नहीं सोचेंगे, हैं, कोई ये सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे। पंचतंत्र में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि राजनीति में शांति शुरुआत के लिए और युद्ध अंत के लिए होता है। तो इस तरीके के भी स्टेटमेंट हैं। तो यथार्थवादी जो क्या है, वो देश की सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए देश को युद्ध करना चाहिए, अधिकार भी करना चाहिए, सारी चीज़ें, सारी नैतिकताओं को भूल कर, ठीक है, अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या है, कार्य करना चाहिए। तो एक तरफ तो जो यथार्थवादी हैं वो तो युद्ध और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आदर्शवादी हैं, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म है से जुड़े कई लोग हैं, और भी कई, महात्मा गांधी का भी विचार था, तो ये लोग क्या, आत्मत्याग, अहिंसा आदि पर क्या करते हैं, ज़्यादा बल देते हैं। कहते हैं कि मतलब वो भौतिकता की बात नहीं करते हैं। जितने जो बौद्ध जैन धर्मावलंबी है वो क्या करते हैं, अहिंसा के प्रबल समर्थक हैं। वो युद्धों को क्या करते हैं, त्याग देना चाहते हैं, और क्या कहते हैं, संवाद के माध्यम से जो है चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करने की बात करते हैं। कूटनीति का प्रयोग कूटनीति के द्वारा क्या है, शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो देखिए, यथार्थवाद और आदर्शवाद में जो दोनों अंतर है, जो देखिए क्या है कि हमारे जो चीज़ें हमको सिखाई गई हैं, यानी क्या, जो हमारा जो विदेश नीति, हम क्या है टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कि विश्व के लिए जो हमारे दृष्टिकोण में किस तरीके से परिवर्तन, किस तरीके से प्रभावित करता है। देखते हैं, यथार्थवाद कहता है कि भाई अगर सुरक्षा की बात आ जाए मार दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं आदर्शवाद है दूसरी तरफ की, देखिए मैक्सिमम कोशिश करना है कि क्या ना हो, हमको लड़ाई नहीं करनी पड़े। अगर
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है कि अब लड़ाई करें तो फिर यथार्थवाद आ जाता है, और नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन के लिए हमारा आदर्शवाद है जो हमें अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ने का वो करता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, बस अगर पाँचों के बारे में 4-4, 5-5 लाइन भी लिख दीजिएगा, जो हम तो काफ़ी ज़्यादा आपको बता दे रहे हैं। हाँ, 5-5 लाइन सबके बारे में लिख दीजिएगा तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। 3-3, 4-4 लाइन ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। नेक्स्ट है कि साम्राज्यवादी परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति। साम्राज्यवादी परंपरा साम्राज्यवादी परंपरा, ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति। कहना है मतलब एक तरफ तो साम्राज्यवादी परंपरा है, दूसरी तरफ जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसके आदर्श क्या है, अनुपस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए भारत को देखा जाए ना तो भारत अपने पूरे इतिहास में कभी किसी देश पर क्या किया है, आक्रमण नहीं किया है। कभी भी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया है। आज ही नहीं, आज की बात नहीं कह रहा है। अगर हम राजा वगैरह की बात करते हैं तो हम लोग का इतिहास शुरू होता है मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य में ही आप देख लीजिए, चाहे चंद्रगुप्त हो चाहे कोई भी हो, तो कभी भी भारत की सीमा से बाहर, अगर आप जो हमारे जो प्राचीन लेखक भी जो हैं, हमारे प्राचीन हिंदू विचारक भी हैं, पढ़ना होगा तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट होगा ना, पेपर कौन है हमको पता नहीं है अब आप लोगों का, तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पीजी में भी पढ़ा था। तो देखिए, तो इन लोगों ने भी कभी भी ये नहीं कहा कि हमें सीमा का विस्तार करना है भारत से बाहर। तो भारत की सीमा को कहाँ से कहाँ तक माना गया है, हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तक तथा पश्चिम सागर से लेकर पूर्वोत्तर तक। और कोई भी शासक, चाहे कौटिल्य हो, अपने कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, नहीं समुद्रगुप्त के किसी शिलालेख में है ऐसा कोई उल्लेख है कि हम क्या करना चाहते थे कि हम अपने देश की साम्राज्य का क्या करना चाहिए, विस्तार करना। तो साम्राज्यवादी होने का मतलब ही यही होता है कि हम क्या करें, अपने साम्राज्य का विस्तार करें। लेकिन भारत में कभी भी किसी भी शासक ने ऐसा नहीं, चाहे अशोक ही क्यों न रहा हो, है कोई भी, सबने काफी शांति प्रिय शासक रहे हैं भारत के। सबने क्या किया है, अपने जो सीमा क्षेत्र के भीतर ही अपना साम्राज्य स्थापित किया है और उस चीज को आगे बढ़ाया है। तो कभी भी हम लोग क्या किया, किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया। ये देखते हैं आगे। एक नेक्स्ट कंसेप्ट भी दे दिया है, चक्रवर्ती का कंसेप्ट। क्या है, चक्रवर्ती। कि चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है, तो चक्रवर्ती का मतलब ये होता है कि ऐसा शासक जो न्याय प्रदान करता हो और शांति व्यवस्था स्थापित करता हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती। बौद्ध साहित्य में भी क्या कहा गया है, वो विश्व राज्य की बात करता है, जो कि एक शासक द्वारा शासित होगा, लेकिन यह शासन भी बल द्वारा नहीं अपितु प्रेम द्वारा स्थापित होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारे बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध हैं, उनको क्या कहा गया है, चक्रवर्ती माना गया है कि उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व पर शासन किया, लेकिन बल द्वारा नहीं बल्कि प्रेम के माध्यम से। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कुछ अपवाद नहीं है, कुछ अपवाद भी है, जैसे कनिष्क था और कुछ चोल ने। तो इन लोगों ने जो कहीं थोड़ा बहुत जो है भारत से, जैसे कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया था, चोलों द्वारा इंडोनेशिया और श्रीलंका के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। तो ये जो छोटा फूटा एक दो अपवाद हैं जहाँ ये दिखता है कि भारत क्या किया है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, मतलब संबंध नहीं, मतलब सॉरी, युद्ध करता है। यही साम्राज्यवाद का एक आध उदाहरण है जहाँ कुछ साम्राज्यवादी शासक हुए हैं अपवाद स्वरूप, नहीं तो मैक्सिमम भारत के लोग क्या हैं, पूरी तरीके से सहिष्णु है, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा और भी कई सारे फैक्ट दिए हैं, उतना लिखने की ज़रूरत है नहीं और ना ही उतनी चीज़ें आप याद कर पाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। तो इसीलिए थोड़ा सा देखिए, बस इतनी चीज़ें इसमें आपको जाननी है कि भारत क्या है, कभी भी साम्राज्यवादी परंपरा का पक्षधर नहीं रहा है। प्रारंभ से ही क्या है, भारत ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है, कुछ अपवादों को यदि छोड़ दे, जिसमें कनिष्क और चोल शासक हैं कुछ हैं। इसके अलावा क्या है, भारत नहीं कभी किसी गुट में शामिल हुआ है। भारत ने हमेशा ही, भारत अगर स्वतंत्रता के बाद भी देखते हैं तो देखिए, भारत का पाकिस्तान से युद्ध 1971 में, पाकिस्तान बुरी तरह हारा।
है, उसकी 90,000 फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया भारत के समक्ष। ठीक है, तो 90,000 फौज जब आत्मसमर्पण करती है पाकिस्तान की, कहाँ, बांग्लादेश के सीमा पे, जनरल शायद नियाजी थे पाकिस्तान के जिन्होंने वो किया, सरेंडर किया था, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया भारत ने, उनको उनकी ज़मीन लौटा दी। बांग्लादेश पूरा जीता हुआ क्षेत्र था, चाहता भारत तो उसको आराम से अपने में मिला सकता था, लेकिन भारत ने क्या किया, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो विश्व को एक संदेश गया कि क्या है, भारत एक साम्राज्यवादी देश नहीं है। तो इस तरीके से जो है साम्राज्यवादी परंपरा की टॉपिक है ये भी खत्म हो गया, और इतनी ही चीज़ें आपको लिख देनी है हर टॉपिक में, वो पर्याप्त होगा। मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में इसको चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, अगर पॉसिबल होगा तो, यदि और लंबा वीडियो नहीं हुआ तो ठीक है। आगे क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जहाँ समझाने की आवश्यकता महसूस होती है तो आदमी समझा देता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अधिगम। देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना, आप लोग अगर बुक लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किताब पढ़ लेंगे और मैं ये समझा देने के बाद थोड़ा सा किताब आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहे आप लोग पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा जरूर, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बार बार मैंने बताया है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का अधिगम क्या है इसके अंतर्गत। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी देश के लिए, और भारत में देखा जाए तो भारत की प्राचीन सभ्यता में तो ऐसे नेकों नेक उदाहरण है जहाँ क्या किया गया है। अगर सबसे पहला उदाहरण देखें तो हम रामायण को देखते हैं। रामायण में देखिए, भारत के ये दूत बन के जाते हैं, कौन, हनुमान जी, और रावण क्या कर देता है, उनको मारने से मना कर देता है, छोड़ देता है, राम जी के दूत रहते हैं। तो इस तरीके से एक उदाहरण तो वहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद कौटिल्य ने भी जो है अपने अर्थशास्त्र में दूत की हत्या को क्या किया है, वर्जित कहा है, और उसकी सुरक्षा, जो भी विदेशी राज्य के जो दूत होते हैं उसकी क्या करता है, रक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है, यानी किसी भी देश की होती है। यदि कोई किसी और देश का दूत हमारे यहाँ, राजदूत हमारे यहाँ रह रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। इस तरीके से भारत का राजदूत यदि किसी और देश में रह रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के उस देश को है। देखिए क्या है ना, आगे देखते हैं। हाँ, तो कुछ देश जो है ना ये क्या करते हैं, देखिए राजदूत जो होते हैं सब, वर्तमान में क्या है कि सारे देश एक दूसरे देश में अपने राजदूत को रखते हैं। जैसे भारत में दुनिया के सभी देशों के राजदूत होंगे, इसी तरह भारत के दुनिया के सभी देशों में भारत ने अपना राजदूत भी भेजा होगा। तो भाई कोई विदेशी आपके यहाँ रह रहा है तो आपका क्या है, अतिथि है। भारत में तो इतिहास ही है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। ठीक है, तो ये जो राजदूत होते हैं ना, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अगर कोई देश अपने राजदूत को आपके यहाँ रखा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आवश्यक होती है। लेकिन भारत ने हमेशा, शुरुआत से लेकर आज तक, भारत में आज तक किसी भी राजदूत के साथ गलत काम नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान है, 1980 में अमेरिकी दूतावास को क्या कर दिया, जला दिया। ईरान क्या किया, अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को लंबे समय तक बंधक बनाए रखा। लेकिन भारत सरकार कभी भी इस तरीके का काम नहीं किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए एक दो चीज़ें जो किताब मैंने दी है, भारत ने क्या किया है। अब जैसे आज तक जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन से रिलेटेड है, तो पहला क्या किया है कि दुनिया भर के राजदूतों को सम्मान किया गया है, उसको सुरक्षा प्रदान की है भारत ने। आज तक भारत से कभी भी किसी भी देश के राजदूत की सुरक्षा में चूक नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, हम यूएनओ द्वारा स्थापित जितने भी नियम कानून है उसका पालन करते आए हैं। उसके अलावा जितने भी युद्ध संधियाँ हैं उसका भी पालन करते हैं। इसका उदाहरण अगर हम देखें, देखिए नेपाल के राजा थे, वो नेपाल की कांग्रेस के लोगों पर अत्याचार करने लगे, तो हमने नेपाली कांग्रेस के लोगों को क्या कर दिया, राजनीतिक शरण दिया। दलाई लामा पर चीन द्वारा उनके साथ वो किया जा रहा था, तो हमने दलाई लामा को भी क्या किया, दलाई लामा को भी शरण दी। हालांकि उसका हमको युद्ध के रूप में एक कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी हमने शरण दी। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान से हमारी लड़ाइयाँ हुई, 1971 में हम जीते, उतने युद्धबंदियों को हमने सम्मानजनक व्यवहार किया। जेल में पता है 1971 के बाद ये सारी चीज़ें क्या है, हमने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों का पालन किया, युद्ध नियमों का पालन किया है हमने। ठीक है, तो ये जो चौथा है, देखिए क्या हुआ, 1971 की लड़ाई हुई और पाकिस्तान की 90,000 फौज को भारत ने पकड़ लिया। आमतौर पर लोगों को मार दिया जाता है या बहुत बड़े बड़े शर्त रखे जाते हैं कि ये वो करोगे तब छोड़ेंगे, ऐसे करोगे तब छोड़ेंगे, लेकिन भारत ने क्या किया, कोई शर्त वर्त नहीं रखा, डायरेक्ट छोड़ दिया। यहाँ तक कि जानते हैं
इंडियन आर्मी को संडे का खाना बंद कर दिया गया इन लोगों को खिलाने के लिए। आ रही है बात समझ में? भारत सरकार ने इंडियन आर्मी एक दिन उपवास रखती थी संडे के दिन, और ये लोगों को खाना दिया। तो भारत ने काफ़ी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। तो इसके लिए भारत क्या है, पूरी दुनिया में जाना जाता है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर जो है ना ही आक्रमण किया है, और यदि कभी किसी देश से जो है उसके राजदूतों का सम्मान हुआ है, हमने सारे युद्ध के नियमों का पालन किया है। यदि हमसे किसी ने शरण मांगी, चाहे वो नेपाली कांग्रेस के सदस्य हो या चाहे दलाई लामा हो, भले हो उसके हमें कितने भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो, हमने सभी को क्या किया है, शरण दी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। फटाफट अंदाज में देखिए, इसमें बस यही 4-5 टॉपिक, इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन से संबंधित आपको 4-5 पॉइंट गिना देना है कि प्राचीन काल में जो है रामायण और अर्थशास्त्र में भी जो है हम लोगों को क्या ये लिखा गया है कि हम लोग दूसरे राज्यों के दूतों की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और करते आए हैं, आज तक हमसे चूक नहीं हुए। दूसरा पॉइंट बता देना है कि हमने नेपाली कांग्रेस, जब नेपाल के राजा ने नेपाल के कांग्रेस के नेताओं पर जो अत्याचार शुरू किया तो हमने उन्हें राजनीतिक शरण दी। जब चीन द्वारा दलाई लामा पर अत्याचार किया गया तो हमने दलाई लामा को शरण दी। ठीक है, पाकिस्तान 1971 के युद्ध में जब 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया तो हमने उनका बेहतर तरीके से क्या किया, सम्मानपूर्वक उनको रखा भी, और उसके बाद सम्मानपूर्वक उन्हें लौटा भी दिया बिना किसी शर्त के हैं। इस तरीके से 3-4-5 आपको उदाहरण दे देना है। ठीक है, बस इतना ही। इसमें किस तरीके से भारत ने यूएनओ के चार्टर पर भारत भरोसा रखता है, आज तक यूएनओ के चार्टर को क्या किया है, आज सक्षम होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, पीओके पाकिस्तान पर हम आक्रमण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारे वैल्यूज़ जो हमारे मूल्य हैं वो इसमें उसका आधार है कि आज तक हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। लेकिन अगर किसी ने आक्रमण किया है तो फिर हम क्या हो गए हैं, यथार्थवादी, जो थोड़े समय पहले पढ़े कि युद्ध अगर आवश्यक हो जाए, अगर सुरक्षा पर खतरा हो जाए तो फिर युद्ध। कुछ वो कई हमारे किसी प्रधानमंत्री, अभी शायद अटल जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी शांति की नीति को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं क्या है, नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए क्या है ना कि कई सारे नकारात्मक वर्ड होते हैं और उसको हमने क्या किया है, भारतीय दर्शन ने उसे सकारात्मक बनाने का प्रयास किया है। इसमें एक केपी मिश्रा का जो स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, बल्कि इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस उनका स्टेटमेंट एक बार देख लेना है। केपी मिश्रा कहते हैं कि भारत में दर्शन और सभ्यता की परंपरा यह दिखाती है कि भारतीयों को संज्ञा के साथ नकारात्मक का लगाव था। यद्यपि भारतीयों ने उन सकारात्मक एवं स्वीकारात्मक विचारों को भी नकारात्मक शर्तों पर व्यक्त किया है, जिनका सामाजिक उदय में काफ़ी महत्व है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए क्या किया भारत ने। लोग कहते थे शांति, हमने शांति नहीं कहा, हमने कहा अहिंसा। लोग कहते थे हार से लोगों को थोड़ा सा ही लगता था, लेकिन क्या कहा, पराजय। इसी प्रकार हम यहाँ बहुत के साथ अनेक उद्यम के स्थान पर अप्रमाद को सहिष्णुता के स्थान पर असहिष्णुता के स्थान पर अवैर का प्रयोग किया। ठीक है, उद्यम के स्थान पर अप्रमाद का यूज किया, बहुत के स्थान पर अनेक का यूज किया। ठीक है, हम बौद्ध एवं जैन साहित्यों के इस प्रकार के शब्दों की अभिव्यक्ति का भी उल्लेख मिलता है इन सकारात्मक अथवा नकारात्मक शब्दों का काफी। देखिए जो ये सकारात्मक, एक नकारात्मक वर्ड आपको कोई कहा जाए, हाँ, कोई तुमसे कहे कि तुमसे न हो पाएगा, और कोई कहे कि ये थोड़ा मुश्किल है, दोनों शब्द समझ रहे हैं, आपसे यही कहा जा रहा है, लेकिन एक पूरी तरीके से नकारात्मक है, एक सकारात्मकता है कि हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ ये काफ़ी महत्व रखता है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। बस आप इनका स्टेटमेंट याद कर ले, ठीक है। आगे कुछ खास इसमें है नहीं,
आइए देखते हैं भारत में ब्रिटिश राज। देखिए इन 4-4 पॉइंट में से बस 2-2 4-4 लाइन लिख दीजिएगा, इसमें बस वो 3-4 उदाहरण दे दीजिएगा केपी मिश्रा का स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं भारत में ब्रिटिश राज क्या है। थोड़ा सा मैं नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ, फिर आगे देखेंगे। देखिए नॉर्मल जानकारी ये है कि भारत में व्यापार के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ठीक है, व्यापार आदि के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से भारत आई। लेकिन यहाँ पे जो क्या है कि क्षेत्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना कमजोर थी और क्षेत्रीयता की भावना काफ़ी मजबूत थी, यानी क्षेत्रीय राज्य आपस में लोग काफ़ी लड़े भिड़े रहते थे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, व्यापार के लिए सहूलियत की मांग की। जिन राजाओं ने नहीं दिया तो अलग अलग राजाओं से लड़ के मतलब फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर क्या किया, यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया। तो यहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश राज भारत पर स्थापित हुआ। 1757 का युद्ध हुआ, ठीक है, ब्रिटिश सेना वर्सेज बंगाल के नवाब में। इसमें क्या किया, बंगाल के नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको इन लोगों ने पैसा खिला दिया कि देखो भाई तुम हथियार डाल देना, इसके बाद हम तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर क्या कर दिया, अपनी सेना को मारने का ऑर्डर नहीं दिया, इसमें बेचारे बंगाल के नवाब मारे गए और ब्रिटिश सेना की जीत हुई। इसके बाद 1764 ईस्वी में फिर हमारे जो अवध और मुगल और बंगाल के नवाब, तीनों को सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने मात दे दी। इसके बाद जो है बंगाल बक्सर के युद्ध के बाद जो 1764 में हुआ, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष जो है क्या हो गया, भारत पर शासन स्थापित हो गया। और धीरे धीरे साउथ इंडियन स्टेट में भी एक आध जगह सरकार बनी और धीरे धीरे ये लोग क्या किया, अलग अलग नीति, हड़प नीति डलहौजी लेके आया है। हड़प नीति के तहत क्या कि जिस राजा का मतलब अगर संतान नहीं होगा तो वो ब्रिटिश ले लेंगे उस स्टेट को। ऐसे ही अलग अलग नीतियों के माध्यम से जो क्या किया गया, संधि की नीति से जो भारत के राजाओं थे उसको क्या किया, एकदम पंगु बना दिया गया। क्या किया जाता था संधि नीति में कि वहाँ के राजा के पास इंग्लैंड अपनी एक सेना रख देता था कि भाई हम आपकी सुरक्षा करने के लिए हैं, और रियल में ये क्या करता था, उनके कार्यों को प्रभावित करने लगता था, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी सहायक संधि, हड़प नीति आदि के माध्यम से धीरे धीरे क्या किया आगे, और छोटे मोटे युद्धों, फूट डालो राज करो की नीति, ये सारी नीतियों के यूज करके ब्रिटेन ने क्या किया, भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। आइए देखते हैं किताब में क्या है, जनरल बातें इतनी ही थी। तो हमने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से ब्रिटिश ने भारत पर अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन किताब में क्या दिया है कि किस तरीके से जो मतलब ब्रिटिश राज स्थापित होने के बाद जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे क्या क्या हुआ, ब्रिटिशों के आने से क्या प्रभाव, उसको दिखाया गया है किताब में, ठीक है। तो अब देखिए यही सारी दिक्कत होती है, अगर मैंने ये किताब नहीं पढ़ी होती तो मैं तो ये सारी चीज़ें लिख के आ जाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इग्नू की किताब पढ़ें, ठीक है। तो क्या है देखिए, तो इग्नू के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी गई हैं। पहला चीज़ देखिए क्या है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो चूँकि हमने 200 वर्षों के संघर्षों के बाद हमें क्या मिली, स्वतंत्रता मिली, तो हम दुनिया भर के जो भी देश जो गुलाम है तो हम उसकी स्वतंत्रता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से एक ये भी कारण होता है कि किस तरीके से हम विश्व के प्रति जो हमारा नज़रिया है उस पर क्या जो है प्रभाव पड़ा। तो इसका भी चूँकि हम किसी के गुलाम रहे हैं तो हम जानते हैं कि गुलामी का दुख कैसा होता है, तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि दुनिया का कोई और देश गुलाम रहे। इसके अलावा देखिए ये तो एक चीज़ होगी। देखिए हमको फ़ायदा क्या क्या हुआ इन लोगों से आने से, अंग्रेजी भाषा आई, कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, ट्रेन आई, औद्योगिकरण हुआ भारत में, हाँ, राष्ट्रवाद आया भारत में, प्रशासनिक तंत्र आया, एक आधुनिक सरकार का गठन हुआ, कई सारे सामाजिक सुधार हुए, जैसे सती प्रथा को हटाया गया, बाल विवाह को हटाया गया, विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ, और भी कई सारे सामाजिक सुधार हुए, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया, हमारा आर्थिक शोषण किया, नस्ल भेद हमें आपस में लड़वाया, अमीर वर्ग को ज़्यादा महत्व दिया, गरीबों के साथ क्या किया, लूट मचाई। 1905 के विभाजन के बाद क्या हुआ, अरविंद घोष, बाल गंगाधर, महात्मा गांधी और कई सारे नेता आए, ठीक है, और लोगों ने क्या किया, एक राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया भारत में, और अलग अलग समय पर
आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जितना हम लोग पढ़ते हैं किस तरीके से जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग ये सारी चीज़ें शायद किताब में नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि देखिए महात्मा गांधी के सारे आंदोलनों के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई महात्मा गांधी द्वारा क्या किया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सारी इसी तरीके से जो है एनी बेसेंट और ये इन्होंने मिलकर क्या चलाया, जो मतलब विदेशियों का क्या नहीं, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन चलाया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, इसमें बस बता देना है कि हाँ इस तरीके से हमारे पर ये इफेक्ट हुआ और इस तरीके से हमने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त की और जो हुआ उस चीज़ों से हमने सीखने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसके अंतर्गत देखिए बस आपको इतनी ही चीज़ें लिख देनी है कि पहला पॉइंट आपका क्या है कि चूँकि हम खुद गुलामी का दुख जानते थे, गुलामी का दुख, चूँकि हम गुलाम थे 200 वर्षों तक, तो हमको पता था कि गुलामी का दुख कैसा होता है, तो दुनिया के हम अन्य देशों को क्या करते हैं, गुलामी से मदद करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये बता देना है कि भाई क्या क्या अंग्रेजों के आने से फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा हुआ हमको कि हमारे यहाँ संचार बेहतर हुआ, ठीक है, रेल बेहतर हुई, रेल व्यवस्था सही से आई, हाँ, हमारे यहाँ क्या हुआ, कई सारे सामाजिक सुधार हुए, हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा आई, हमारे यहाँ प्रशासनिक तंत्र जो डीएमएसपी वाला जो ये सारा व्यवस्था है ये बना, एक सरकार का संगठन प्रॉपर आधुनिक संगठन का निर्माण हुआ, आधुनिक प्रशासनिक ढांचा बना। लेकिन क्या है, कुछ उसके बाद एक तरफ ऐसे करिएगा, चाहे इधर जैसे भिक्षा हो, उसके बाद बुराई लिख दीजिएगा। बुराई क्या हुआ भाई, हमारा आर्थिक शोषण हुआ, जो हमारे उद्योग धंधे थे लोकल, जो छोटे स्तर पे किए जाते थे वो बर्बाद हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है, भारतीयों का क्या हुआ, शोषण बढ़ गया, अमीरों को ज़्यादा महत्व दिया गया, गरीबों को क्या किया गया और शोषण हुआ। कालांतर में जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के एथी में क्या हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक हैं जैसे नेताओं ने विभिन्न अभियान चलाए, उसमें आप थोड़ा सा अभियान की चर्चा कर दीजिए, नेहरू, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से करके आपको ये पॉइंट लिख देना है, बाकी पढ़ लीजिएगा, बहुत समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया ना। देखिए कहीं कहीं अगर कोई चीज़ बोला है मैंने और लिखा नहीं है तो वो मैं आपको ऐसे लिख दूंगा ना, डिजिटली लिख दूंगा। ठीक है, अब आइए यहाँ देख लेते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि अगर टाइम मिला तो फिर वीडियो में अपलोड नहीं कर पाऊंगा। 1.5 घंटा है, वीडियो लगभग खत्म होना है, 1-1.5 घंटे में मैंने कंप्लीट कर ही दिया। हालांकि लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि सबको बराबर समय दूँ, नहीं तो शुरुआत में मैंने काफ़ी डीपली समझाया, लास्ट में कई चीज़ें मैंने छोड़ते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन कोई वो नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। तो आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस लिख देना चाहिए था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण पर विचार का। देखिए क्या है ना कि क्यों जरूरी होता है, कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण का विचार, कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण का विचार, ये पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है, मतलब कांग्रेस वाला, इसलिए देखिए कि आप देखेंगे स्वतंत्रता हुई तो 1947 से लेके लगभग 84 तक, अगर बीच का थोड़ा सा 3 साल हटा दें तो केंद्र में लगातार कांग्रेस बनी रही। उसके बाद के समय में भी जितनी भी सरकारें बनी कांग्रेस उसका हिस्सा रही। 21वीं सदी में भी शुरुआत के 10 साल कांग्रेस ही रही। ठीक है, शुरुआत के नहीं, मतलब 2004 से 2014 तक। तो कांग्रेस को आप जो है ना भारत से, भाई भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल है, उसमें शासन कौन किया है 60 साल, कांग्रेस ने। इसके अलावे भी विभिन्न राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार लगातार रही है। तो कांग्रेस के विचार ही भारत का विचार बन के रह गया। जो कांग्रेस पार्टी जो सोचती थी वही क्या है, आज भारत का विचार है। तो उसको देखना बहुत जरूरी है। ये देख लेते हैं एक बार तराक से। तो जो महत्वपूर्ण थे वो क्या क्या थे, कांग्रेस ने एक जयपुर में प्रस्तावना अपनी रखी, ये बताने के लिए भाई कि जो कांग्रेस का भारत का विश्व दृष्टिकोण क्या है। मतलब कांग्रेस के अनुसार, मतलब कांग्रेस भारत को कौन सा नज़रिया प्रदान करती है। तो ये जयपुर, इससे पहले महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि जब हम स्वराज के लिए परिपक्व हो रहे हैं, यानी अब हम स्वराज प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं या स्वराज प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें अपनी विदेश नीति की व्याख्या कर देनी चाहिए। यानी विदेश नीति बता देना चाहिए कि भाई हमारी कैसी
होगी, हम किस देश के साथ कैसा संबंध रखेंगे, ये बात हमको बता देनी चाहिए। किसका स्टेटमेंट था? महात्मा गांधी का। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के साथ कांग्रेस में एक कांग्रेस के जयपुर में प्रस्तावना लाया। उसमें कहा गया कि सभी राष्ट्रों की क्या स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए, मतलब कोई भी देश किसी भी देश को गुलाम नहीं रख सकता, पहली मांग। दूसरी थी क्या कि नस्लीय समानता, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति। ठीक है, तो इस संगठन का मार्गदर्शक, इसी को क्या कहा जाए है? कांग्रेस का एक संगठन मतलब क्या कहते हैं, इसका मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, कि यही मतलब भारत को दिखाना चाहता था, जो विश्व का दृष्टिकोण था कांग्रेस का यही था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया कि जो भी भारत के लोग किसी और देश में रह रहे हैं तो वो खुद को उसी देश का नागरिक समझे, तो ये था। उसके बाद क्या हुआ कि हरिपुर में 1935 में एक आया, उसमें का स्टेटमेंट है, चूंकि स्टेटमेंट को मैं पढ़ दूंगा, फिर अगर कोई समझाने वाली बात होगी तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो पढ़ता हूँ, सुनिए। भारत की जनता अपने सभी पड़ोसियों तथा सभी देशों के साथ शांति और मैत्री चाहती है तथा इस कारण आपस के सारे संघर्षों की समाप्ति चाहती है। एक स्वतंत्र भारत ऐसी व्यवस्था के साथ प्रसन्नता से संबंध रखना चाहता है तथा निशस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करता है, लेकिन विश्व सहयोग की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की जड़ व्याप्त है। अतः एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के ऊपर आधिपत्य है या साम्राज्यवाद का प्रभाव रहेगा, तथा विश्व शांति के लिए साम्राज्यवाद का व्यक्ति द्वारा दूसरे के शोषण का अंत करना ही होगा। कुल मिला के जो अगला स्टेटमेंट था वो साम्राज्यवाद के अंत पर आधारित था कि पूरी तरीके से क्या हो, साम्राज्यवाद को समाप्त कर देने की आवश्यकता है। यानी कोई भी देश किसी भी देश पर, किसी भी देश का किसी भी अन्य देश पर अधिकार न हो या वो उसका शोषण नहीं कर सके। तो इसी के साथ जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। एक चैप्टर को तो मैंने ख़त्म कर दिया है, इसमें सारांश बचा है, इसको आप लोग खुद से देखेंगे कि सारांश में क्या है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत होगी पूछेंगे, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लोगों को मैं फॉर्मेट बता दूं क्या, जो इसमें क्वेश्चन दिया है। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, भारत के परंपरागत मूल्यों के स्रोत क्या है, व्याख्या कीजिए कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात इन मूल्यों को भारत के विश्व दृष्टिकोण में किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट उठाना है और 5 जो मैंने पॉइंट बताई थी, कौन कौन 5 पॉइंट में आपको 1 मिनट जो मैंने बताया, यहाँ से 1 सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ। पहला आपका था मध्यम मार्ग का महत्व, सहिष्णुता है। उसके बाद यथार्थवाद, आदर्शवाद की परंपरा, साम्राज्यवादी परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति। इसमें से थोड़ा 2 से 4 अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगमन है, नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों के अभिव्यक्ति। इन सब में से 2, 4, 5 लाइन करके आप लोगों का 4-5 पेज आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्राचीन भारत में आदर्शवादी और यथार्थवादी सोच की परंपरा का विश्लेषण कीजिए। ये विवेचन कीजिए कि नेहरू किस प्रकार कहाँ तक इन दोनों को दृष्टिकोणों को अपने विश्व दृष्टिकोणों में सम्मिलित करने में सफल रहे। देखिए, आदर्शवाद यथार्थवाद की परंपरा मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसको मैंने शॉर्ट में बताया था क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है, तो मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा अगले वीडियो में भी कर दूंगा। देखिए, जहाँ यथार्थवादी हैं वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि भाई सुरक्षा के नाम पे समझौता नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से युद्ध का समर्थन करते हैं। वही जो आदर्शवादी हैं वो पूरी तरीके से क्या है, अहिंसावादी हैं। भारत की धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता की नीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और यह सहिष्णुता की परंपरा। देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें, पूरे चैप्टर में हमने इस गुटनिरपेक्षता का ही और जो सहिष्णुता जो पढ़ा है वही धर्मनिरपेक्षता है, और जो गुटनिरपेक्षता पढ़ा है तो वो जितना पूरे चैप्टर तो गुटनिरपेक्षता ही है, और धर्मनिरपेक्षता समझ लीजिए जो सहिष्णुता वाला चैप्टर था या फिर मध्य मार्गी वाला चैप्टर था, उसको मिला के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। विश्व दृष्टिकोण में परंपरागत स्रोतों का विवेचन कीजिए, तो इसमें भी वही 5 चीज़ें लिखनी है। जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, और बीच वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको आगे भी चर्चा करूंगा क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पेज लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको मैं नेहरू का स्टेटमेंट वगैरह आप लोग डाल कर अगर उसको डिफाइन कर देंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस जरूर कर दूंगा। बाकी 3 क्वेश्चन आप इसी वीडियो के आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।